Good morning, student. We were discussing about the active protection security. So today we will discuss about the firewall. So let's start. Firewall. Firewall is a system, hardware or software it may be, which act like a gatekeeper to protect computer or network from unauthorized access. फायरवॉल की अगर हम लोग बात करें तो हर वो सिस्टम जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें एक प्रकार का फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होता है। तो वो जो फायरवॉल होता है वो एक प्रकार का हार्डवेयर भी एज चाहे तो हार्डवेयर अलग से ला के लगा सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट के साथ हमेशा होता है। तो ये जो फायरवॉल होता है ये आपके सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू अनऑथराइज तरीके से एक्सेस होने से रोकता है। तो फायरवॉल से आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज़ अ गेट कीपर। क्लियर है? इट मॉनिटर्स द नेटवर्क एक्सेस एज पर द रूल्स डिफाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसका काम केवल सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस होने से रोकना ही नहीं है, इसके बजाय इसके अलावा ये क्या करता है कि ये मॉनिटर करता है उन सारी एक्टिविटी को जो नेटवर्क पे हो रही है, और उस एक्टिविटी को जो रूल्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। ऑल रिक्वेस्ट एंटरिंग और लीविंग द लैन पास थ्रू द फायरवॉल। जितनी भी रिक्वेस्ट आपके सिस्टम पर नेटवर्किंग के थ्रू आती है, लैन के थ्रू आती है, वो सारी रिक्वेस्ट के आने और जाने को भी कौन मेंटेन करता है? फायरवॉल मेंटेन करता है। विच एग्जामिन्स ईच रिक्वेस्ट एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द सिक्योरिटी क्राइटेरिया। ये सारी रिक्वेस्ट को, आने वाली और जाने वाली सारी रिक्वेस्ट को क्या करता है? एग्जामिन करता है, साथ में उन रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है जो सिक्योरिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती। तो फायरवॉल एक प्रकार से गेट कीपर हो गया जो आपके सिस्टम पे आने वाले डेटा को और जाने वाले डेटा को नोटिस करता है, नोटिफाई करता है, उसको एग्जामिन करता है, और कुछ डेटा ऐसा या कुछ एक्सेस ऐसा जो बाहर की तरफ से आ रहा है और आपके सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी रोकने का काम कौन करता है? फायरवॉल करता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और वी कैन से इट इज़ अ IDS। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको शॉर्ट फॉर्म याद करना है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। इट इज सिस्टम विच आइडेंटिफाइज वेरियस टाइप्स इफ इंट्रूजन एंड मॉनिटर्स द यूजर एक्टिविटी एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। ये जो IDS होता है ये एक्चुअल में ये अलग से सॉफ्टवेयर होता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है? आपके सिस्टम में होने वाले इंट्रूजन को मॉनिटर करता है, आपके सिस्टम में होने वाली एडिशनल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। एडिशनल एक्टिविटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्टिविटी जो यूज़र कर रहा है उसको तो ये अलाउ करता है, लेकिन कुछ एक्टिविटी जो बाहर से हो रही है उसको ये मॉनिटर करता है या यूज़र को बताता है। या नेटवर्क रिसोर्सेज अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस नेटवर्क रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज़ करना है ताकि हमारे सिस्टम पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए, उसको भी हमें बताने में हेल्प करता है। इट नोटिफाइज टू अथॉरिटीज़ इन केस ऑफ सस्पिशियस हैपनिंग्स। अगर आपके सिस्टम में कुछ भी सस्पिशियस हैपनिंग हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसको नोटिफाई करने का काम भी करता है। इट इज़ एडवांस सिस्टम देन फायरवॉल। हम लोग अगर इसको फायरवॉल का एडवांस सिस्टम बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फायरवॉल जो काम करता है IDS भी एग्जैक्टली वही काम करता है, लेकिन उससे बढ़कर काम करता है। विच प्रोवाइड अ वॉच ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर सस्पिशियस एक्टिविटी। इसका काम क्या होता है कि इंटरनली या एक्सटर्नली कोई यूज़र अगर आपके सिस्टम में सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। एंड एक्सेस फॉर नेटवर्क रिसोर्सेज, और नेटवर्किंग पर भी ये उसके मतलब नेटवर्किंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बाहर से होने वाली एक्टिविटी को भी क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। तो IDS जो होता है वो एक प्रकार से इंट्रूजन को डिटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट। अब जो डिजिटल सिग्नेचर है और डिजिटल सर्टिफिकेट है इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है। आपको ये टॉपिक अच्छे से याद करना है क्योंकि ये दोनों इवन तीनों कुकीज़ भी अगर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो कुकीज़ भी एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट होता है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अपन पढ़ते हैं कि क्या है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर is a method for providing the authenticity
ऑफ अ मैसेज, डॉक्यूमेंट और अटैचमेंट सेंड थ्रू ईमेल। अब एक्चुअल में क्या होता है, अभी तक जब हम लोग फिजिकली बात करते हैं, मुझे अगर कहीं पर कुछ लेना देना करना है, कुछ लेन देन करना है, तो वो जो लेन देन मुझे करना है उसके लिए मैं लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। और लीगल डॉक्यूमेंट जो बनाए जाते हैं वो ऑब्वियस है कि उस पर सिग्नेचर वगैरह होते हैं और उस पर सारे सील लगे हुए होते हैं, और वो एक प्रकार का प्रूफ होता है मेरे पास, रिटर्न प्रूफ होता है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को इतना अमाउंट दिया है या उससे लिया है। ठीक है, तो जो भी लेन देन होता है उसके लिए हमारे पास फिजिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। लेकिन जब यही लेन देन, यही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल थिंग्स जब आपके सिस्टम पे होती है, तो उसको वेरीफाई कैसे किया जाए, उसको वेरीफाई करने का तरीका होता है डिजिटल सिग्नेचर का। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और वो फाइनेंशियल मैटर को बिलोंग करता है, तो आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या करेगा, एक प्रकार से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देगा कि हाँ ये चीज़, ये जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाइड है, और ये वेरीफाइड है इसका मतलब ये है कि आप इसको एज अ लीगल प्रोसेसिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पूरी मेथड होती है पूरी डिजिटली होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, डिजिटल सिग्नेचर। इट इज़ कॉमनली यूज इन द फाइनेंशियल एंड लीगल ट्रांजेक्शन्स। डिजिटल सिग्नेचर का हम जनरली यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे भी फाइनेंशियल और लीगल ट्रांजेक्शन्स की बात होती है वहाँ पर हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। वेयर फॉर्जरी एंड टेम्परिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ पॉसिबल, या ऐसी जगह पर हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं जहाँ पर धोखाधड़ी होने का या डॉक्यूमेंट के साथ हेरफेर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इट वर्क लाइक अ वैलिड सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन ऑन डॉक्यूमेंट विच इंश्योर्स रेसिपिएंट अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये जो डिजिटल सिग्नेचर की वर्किंग है, ये आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जब हम लोग कोई लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर फिजिकली साइन करते हैं, ये सिग्नेचर भी वैसा ही होता है, और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है अगर इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर किसी यूज़र द्वारा किया गया है। मतलब वो एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है अगर उस पर डिजिटल सिग्नेचर किए गए हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर आपको समझ में आया। मैं इसको अगर सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का वेरिफिकेशन होता है जिस पे आपको डिजिटली साइन करना होता है, और डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने के बाद एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसे आगे प्रोसेसिंग में यूज़ किया जा सकता है। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो फॉर्जरी होती है, जो टैम्परिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, उससे बचा जा सके। क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट की। अब डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट और वी कैन से पब्लिक की सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट विच यूजेस digital signature and require a public key or password to open or encode a document. It verifies and ensures that document belongs to an authorized individual or organization. डिजिटल सर्टिफिकेट जो होता है, जिसको हम लोग पब्लिक की सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर किए हुए होते हैं। और जब आप इस डिजिटल सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको कोई पब्लिक की या पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो पब्लिक की और पासवर्ड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट। मतलब अगर मुझे किसी ने डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट भेजा है तो मुझे उसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई पब्लिक की या पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। और वो जो पब्लिक की या पासवर्ड है वो क्या कहलाएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट कहलाएगा, ताकि मैं ऑथेंटिकेट हो जाऊँ कि मैं उस डॉक्यूमेंट को खोल सकता हूँ या मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। It verifies and ensures that document belong to an authorized individual or organization. मतलब यहाँ पे वही बात मैंने अभी आपको बोली कि डिजिटल सर्टिफिकेट आपको क्या इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा कि आप अथोराइज्ड पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप इस पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर का और डिजिटल सर्टिफिकेट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके ऊपर मतलब हमारी अगर डिजिटल लाइफ में बात करें, कंप्यूटर लाइफ में इसकी बात करें, तो इसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको इसके नंबर मिल सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझ लें और लिख दें। आपको लिखना अपने वर्ड्स में ही है, जैसा आपके सामने लिखा है इसको केवल आपको समझने के लिए लिखा है।
आप इसको पढ़िए, समझिए और अपने वर्ड्स में लिखिए। आप इसको अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? और लास्ट होता है हमारे पास कुकीज़। Cookies is a small text file containing information regarding a website preferences or some private data of user। Cookies की अगर मैं बात करूं तो cookies क्या होती है? ये छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक वेबसाइट में एज अ यूज़र डेटा ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे बताना चाहूँ तो अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप किया है तो आपका नेम, फादर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी, आपका एड्रेस, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो ब्राउज़र है उसी में जाके सेव हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको एक ऑप्शन देगा। जब भी आप नेम फिल करेंगे तो नीचे ऑप्शन देगा कि आप ये वाला नाम भी फिल कर सकते हैं। आप जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, आप मोबाइल नंबर डालने के फर्स्ट डिजिट डालेंगे, वैसे ही आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको ये वाला नंबर यूज़ करना है, तो आप केवल उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये एक प्रकार से क्या बन गई? कुकीज़ बन गई। ठीक है, ये एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जो ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती है। अब ये जो कुकीज़ होती है ये, अब जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, आप एक ही सिस्टम बार बार यूज़ करते हो और उस सिस्टम में आप बार बार आईडी और पासवर्ड डालते हो, तो वहाँ पे आईडी बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है। आपने अपने नेम का या अपने आईडी का जो फर्स्ट लेटर लिखा है वैसे आपकी पूरी आईडी आ जाती है, कितनी बार पासवर्ड भी आ जाता है। तो ये सब कहाँ जाके सेव होता है? ब्राउज़र में सेव हो जाता है। और ब्राउज़र क्या करता है? इस फाइल को बार बार रीयूज़ करता है आप जितनी बार एक्सेस करते हो। मतलब आपको बार बार आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं बचती। ठीक है, तो ये कुकीज़ एक छोटी सी फाइल होती है जो ब्राउज़र में सेव हो जाती है और इसमें आपकी पर्सनल और प्राइवेट डेटा क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। इट इज़ प्लेस्ड इन द सिस्टम बाय वेब सर्वर एंड यूज बाय द वेब ब्राउज़र टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटर। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन ट्रैकिंग। Some cookies may violate privacy by transferring users' private data like name, password, etc. So cookies should be monitored while accessing website on the internet. अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बताऊँ कि कुकीज़ जो होती है ये कैसे क्रिएट होती है। ये वेब सर्वर क्रिएट करता है। कहाँ पे क्रिएट करता है? जो क्लाइंट है उसके वेब ब्राउज़र के ऊपर, ताकि वहाँ पे जो भी विजिटर आए हैं उनकी इंफॉर्मेशन क्या की जा सके? एक्सेस की जा सके, या जो विजिटर है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके कि उसको सारी चीज़ें पूरी वापस से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्या होती चली जाती है, अपने आप टाइप होती चली जाती है। ठीक है, और कितनी बार इसका यूज़ किया जाता है? ऑथेंटिकेशन या सेशन ट्रैकिंग के लिए। सेशन ट्रैकिंग मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है और लॉन्ग टाइम तक आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसका सेशन ख़त्म हो जाता है। सेशन ख़त्म होने का मतलब होता है कि आप उस वेबसाइट से या उस पर्टिकुलर पोर्टल से आप बाहर आ गए और अब आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो आपको वापस से आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें होती है ये सब ट्रैक करने के लिए भी हम लोग कुकीज़ का यूज़ करते हैं। और कुछ कुकीज़ का यूज़ होता है कि हम लोग प्राइवेट डेटा जो होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सेव हो जाता है, जैसे आईडी और पासवर्ड, उससे हम यूज़र का डेटा भी एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो कुकीज़ जब भी, मैं आपको एक पर्सनल राय अगर यहाँ पे दूँ, तो आप जब भी कोई अपना पर्सनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुकीज़ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं पर पब्लिकली कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कुकीज़ को, जब भी आप वहाँ से निकलें तो कुकीज़ को डिलीट करके आए, क्योंकि कुकीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट आपके आईडी और पासवर्ड क्या हो जाते हैं? सेव हो जाते हैं। हम जब भी किसी पोर्टल के ऊपर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप मैसेज आता है कि यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड और आईडी, तो हमेशा उसको नो कीजिए, उसको कभी भी यस मत कीजिए, क्योंकि आपका आईडी और पासवर्ड अदरवाइज़ वहाँ जाके सेव हो जाएगा और फिर उसको बाद में जो भी उस सिस्टम पे बैठेगा वो कुकीज़ को ओपन कर सकता है। अब अगर आपके दिमाग में ही चल रहा है कि हम तो किसी सिस्टम से उठें तो हम वहाँ पे ब्राउज़र को ही डिलीट कर दें तो कुकीज़ डिलीट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कुकीज़ की जो लॉग फाइल होती है वो कहाँ पे सेव होती है? आपके सिस्टम के सी ड्राइव के अंदर। तो अगर आपने अगर ब्राउज़र को डिलीट भी कर दिया तो कुकीज़ डिलीट नहीं होती। जब भी उस सिस्टम पे वापस से ब्राउज़र को इनेबल किया जाएगा या इंस्टॉल किया जाएगा तो वो कुकीज़ वो कुकीज़ क्या हो जाएगी? फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और फिर से जाके ब्राउज़र में सेव हो जाएगी। तो कुकीज़ की जो फाइल होती है, एक्चुअल फाइल जो अपन बोल सकते हैं कि उसका जो बैकअप होता है वो आप उसी सिस्टम के सी ड्राइव के अंदर होता है। तो अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो कि सिक्योर तरीका आपको भी नहीं लग रहा है,
या आप लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपका सिस्टम सिक्योर वे में नहीं रखा हुआ है, तो वहाँ पर अपने सिस्टम को यूज़ करने के बाद कुकीज़ को डिलीट कर दीजिए। अदरवाइज़ आपके साथ कुछ भी फाइनेंशियली क्राइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या आपका अकाउंट हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुकीज़ के बेसिस पे क्या किया जा सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। और अगर आप आपका सिस्टम यूज़ करें तो कुकीज़ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको हेल्प करेगी। आपको बार बार अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में फीडअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप फिलअप हो जाती है। और वो फिल कैसे होती है, कुकीज़ के कारण, क्योंकि कुकीज़ में कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बार बार जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती चली जाती है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम भी आती है। तो ये अभी हमने क्या देखा, एक्टिव प्रोटेक्शन देखा, जो हमारे सिस्टम को हमें देना होता है ताकि क्या हो सके, हम सिस्टम को सिक्योर बना सके। अब इसके बाद वाले जो स्लाइड है या जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स की, कि अगर हमें हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करना है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करना चाहिए ताकि क्या हो, हमारा सिस्टम हैक होने से बच सके या हमारा सिस्टम करप्ट होने से बच सके या हमारे सिस्टम में वायरस और वॉर्म्स जो हमने पढ़े थे उनसे हमारे सिस्टम को बचाया जा सके। तो अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा या हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम द कंप्यूटर थ्रेट्स। अब हमें जो कंप्यूटर पे थ्रेट्स मिलते हैं, हमने अलग अलग थ्रेट्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग वायरसेस के बारे में पढ़ा। अब आज हमें उनसे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ना है कि हम लोग किस प्रकार से जो कंप्यूटर के थ्रेट्स या नेटवर्किंग थ्रेट्स हमें मिलते हैं या जो वायरस या वॉर्म्स की प्रॉब्लम्स होती है या जिसके कारण हमारा सिस्टम बार बार हैंग होता है या सिस्टम बार बार शटडाउन हो जाता है, उससे हम लोग किस प्रकार से बच सकते हैं। या जो हैकर्स होते हैं वो हैकर्स किस प्रकार से हमारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं या हमारी जो फाइनेंशियल डेटा है उसको हैक करने की कोशिश करते हैं, उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो आज होने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो लेट स्टार्ट अपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स: इंस्टॉल एन इफेक्टिव एंड रिलायबल एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इन योर पीसी। आपको क्या करना चाहिए कि जब भी सबसे पहला काम, अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसमें एक रिलायबल और इफेक्टिव एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि हम या कोई ऐसा स्पाईवेयर उसमें आपको डालना चाहिए कि अगर कोई उसमें हैक करने की कोशिश करे या आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे तो आपके पास क्या आ जाए, एक मैसेज आ जाए या एक पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके सिस्टम पर कोई थ्रेट मतलब आया है या कोई वायरस ने आपके सिस्टम पर अटैक किया है। सेकंड वन इज़ कीप योर एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था कि हमें कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए या कोई एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन कितनी बार जो स्टूडेंट्स होते हैं या आप लोग हैं या काफ़ी लोग, मैं सभी के लिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग एंटीवायरस तो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं करते हैं। और जब हम लोग सॉफ्टवेयर्स को या एंटीवायरस को अपडेट नहीं करते तो वो आने वाले जो लेटेस्ट वायरस हैं उनको जज नहीं कर पाता या उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि एंटीवायरस भी डे बाय डे क्या होते हैं, अपडेट होते हैं, और जो वायरस होते हैं वो भी डे बाय डे अपडेट होकर आपके सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो अगर आप अपने एंटीवायरस को अपडेट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगी कि आपका जो एंटीवायरस है वो वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वायरस डिटेक्ट नहीं होगा तो आपके सिस्टम में एंटीवायरस होने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने अपने सिस्टम को थ्रेट से बचाने के लिए या होने वाली प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर लिए हैं उन प्रिवेंटिव मेजर को भी आपको टाइमली अपडेट करना चाहिए। थर्ड वन इज थिंक ट्वाइस बिफोर डाउनलोडिंग एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। ऑलवेज डाउनलोड फ्रॉम द ट्रस्टेड साइट्स। आप लोग हमारे लाइफ में आजकल इतना इजी हो गया है
नेट कनेक्शन और फिर वहाँ नेट कनेक्शन से डेटा को डाउनलोड करना। हम लोग कुछ भी हमारे फेवर की चीज़ें इंटरनेट पर देखते हैं और उसको डाउनलोड कर लेना चाहते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के पहले, कोई भी डेटा डाउनलोड करने के पहले आपको कम से कम 2 बार सोचना चाहिए कि आप लोग जो डेटा डाउनलोड कर रहे हैं वो कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है और किस प्रकार से डाउनलोड हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोग प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे कि अगर आप लोग कोई वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ से कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकता है, डाउनलोडिंग हो सकती है, अपलोडिंग हो सकती है, तो हमेशा उस वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्या देख लीजिए कि वो जो उसका प्रोटोकॉल है वो HTTPS लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि अगर वो S नहीं लिखा है तो वहाँ से कुछ भी डेटा डाउनलोड करना या वहाँ पर कुछ भी अपलोड करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसी कारण से आपको बार बार कहा जाता है कि अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोडिंग कर रहे हैं तो हमेशा जो ट्रस्टेड साइट से केवल उन्हीं का यूज़ करें। 4th वन इज़ बी केयरफुल वाइल ओपनिंग ईमेल्स। ईमेल्स के थ्रू फिशिंग की प्रोसेस होती है। मैंने आपको अभी जब अपन अलग अलग वायरस के टाइप पढ़े थे उसमें हमने फिशिंग पढ़ा था। फिशिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या तरीका यूज़ करते हैं, आपको ऐसी ऐसी लिंक भेजते हैं जो आपके लिए अट्रैक्टिव होती है। आप उससे अट्रैक्ट होकर उस लिंक को ओपन करते हैं और जैसे ही लिंक को ओपन करते हैं आपके फेवर की चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं और उन फेवर की चीज़ों को और एक्सेस करने के लिए आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं और आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो कहाँ चले जाते हैं, हैकर्स के पास, और हैकर्स उन्हीं लॉगिन आईडी पासवर्ड का मिसयूज़ करता है। तो ईमेल पर आने वाले जो मेल है उनको आप ओपन करें, लेकिन उनको ओपन करने के पहले भी आपको थोड़ा सा सिक्योर होना ज़रूरी है। आपको अपने लिए कंफर्म होना ज़रूरी है कि वो जो मेल आया है वो मेल किसी प्रॉपर सिक्योर वेबसाइट से या किसी सिक्योर पर्सन की तरफ से आया है, तो ही उस मेल को ओपन करिए। अनवांटेड जो मेल्स होते हैं या जो एडवर्टीजमेंट के मेल होते हैं उन मेल्स को ओपन ना करें और सडनली किसी भी अट्रैक्टिव मेल के आने पर उससे अट्रैक्ट ना हो। पहले कंफर्म कर ले कि वो मेल कहाँ से आया है, कैसे आया है और किस रीज़न से आया है। 5th वन इज़ इम्प्लीमेंट प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल होता है और बहुत सारे सिक्योरिटी के फीचर्स भी इनबिल्ट होते हैं। जब हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो फायरवॉल या जो सिक्योरिटी के अलग अलग जो फीचर होते हैं वो हमें बार बार बीच में पॉपअप मैसेज देते रहते हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, आप यहाँ पे इसको ओपन करो, इसको बंद करो, ये थ्रेड से, ये कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, ये ऐसा है। तो उस कंडीशन में हम क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं और फायरवॉल को और दूसरे सिक्योरिटी रीजन्स को हम शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन इन मीन्स मतलब उसको बंद करके रख देते हैं ताकि हम लोग पॉपअप, जब हम लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो बार बार पॉपअप मैसेज जनरेट ना हो, क्योंकि हम लोग इरिटेट होते हैं। और उसी का फ़ायदा उठाया जाता है हैकर्स के द्वारा। हैकर्स जिस भी सिस्टम में फायरवॉल और बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स जिसमें डिसेबल होते हैं उन सिस्टम को इजीली अपना शिकार बना सकते हैं। इसलिए अगर आपके सिस्टम में सिक्योरिटी पॉलिसी है, फीचर्स है, तो उनको यूज़ करिए और उनको ऑन रखिए। उसको ऑफ रखना आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन व्हेन इट इज़ बीइंग शेयर्ड अमंग यूजर्स। अगर आप लोग नेटवर्किंग पर फाइल्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हर फाइल के ऊपर प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन को अप्लाई कीजिए कि कौन सी फाइल कौन एक्सेस कर सकता है। और एक्सेस करने के भी अलग अलग तरीके हैं, कौन उसको रीड कर सकता है, कौन उसमें एडिटिंग कर सकता है, कौन उसमें चेंजेस कर सकता है। ये सारी परमिशन आप जो फाइल एक्सेस परमिशन होती है उसमें जाकर दे सकते हैं। मतलब आप जो भी फोल्डर, जो भी डेटा, जो भी फाइल आप शेयरिंग मोड पर रखते हैं उन पर फाइल एक्सेस परमिशन ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आपने कोई फाइल ऐसी शेयर की जिसमें आपने सामने वालों को पूरी अथॉरिटी दे दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो डेटा को अगर चेंज कर दिया तो फिर उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो डेटा वापस से रिकवर नहीं होगा जो आपने पहले मेंटेन किया हुआ था। तो अगर आप किसी के साथ कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई डॉक्यूमेंट अगर शेयर करना चाहते हैं तो उसको ऊपर फाइल एक्सेस परमिशन ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ फिल्टर यूटिलिटी टू गेट ऑफ स्पैम और जंक मेल। आप आपके मेल आईडी पर आपके जितने पोर्टल अवेलेबल हो, याहू का मेल हो
भले वो जीमेल हो, भले वो लाइव अकाउंट हो, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो, जितने भी अकाउंट आप लोग यूज़ करते हैं उनमें फ़िल्टर की जो यूटिलिटी है उसको ज़रूर अप्लाई करें। इवन आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसमें भी फ़िल्टर की फैसिलिटी आपको मिलती है। उस फिल्टर की फैसिलिटी को यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अनवांटेड जो मेल होते हैं या जो जंक ईमेल्स होते हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे, और अननेसेसरी वो आपके जो पोर्टल है उसके ऊपर स्पेस को कवर नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो जंक ईमेल होते हैं ये क्या करते हैं, आपके सिस्टम में या आपके पोर्टल पर अनवांटेड या अननेसेसरी स्पेस को कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है आपका मेल भी स्लो चलने लगता है। दूसरा ये कि अनवांटेड मेल जब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके काम के मेल नहीं आ पाते, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हर पोर्टल की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के ऊपर के जो मेल होते हैं वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट होते चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में अनवांटेड मेल आपके मेल आईडी पे रह जाएंगे, और जो वांटेड मेल है या जो आपके डिज़ायरेबल मेल है वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस कारण से जो अनवांटेड मेल है उनको पहले ही डिलीट कर दें या फिल्टर लगा दें, ताकि वो मेल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होते चले जाए, सेल्फ डिलीट होते चले जाए। नेक्स्ट वन इज कीप योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एक्सेट्रा प्राइवेट। आपके जितने भी ईमेल आईडी होते हैं या जितने भी आपके मेल एड्रेसेस है उनको प्राइवेट रखिए। इसका भी कुछ रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को प्राइवेट रखने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ईमेल और पासवर्ड कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग हमारी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डेटा हम लोग कहीं पर मेंटेन करते हैं। तो उसके जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होते हैं उसको प्राइवेट इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर आपने पासवर्ड किसी को ओपन कर दिया या अपना ईमेल आईडी ओपन कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सामने वाला उसका मिसयूज़ कर सकता है। अब कितने ही लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग लोगों को ईमेल बता दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, पासवर्ड थोड़ी ना बता रहे हैं। लेकिन अगर आपका ईमेल भी किसी को पता है और वो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज भी रखता है तो इजीली आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। इवन मान लेते हैं कि ज़्यादा उसको अच्छा पक्का मतलब इतना अच्छा हैकर नहीं है जो आपके सिस्टम को हैक कर सके, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत क्लोजली जानता है, ठीक है, और उसको आपका ईमेल आईडी पता है और वो आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, तो वो आराम से जज कर सकता है, इजीली गेस कर सकता है कि आपने पासवर्ड क्या रखा होगा। तो इसी कारण से मतलब हम लोग ये नहीं सोचे कि सामने वाले को पासवर्ड नहीं पता, केवल हमारा ईमेल आईडी पता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। कोशिश करें कि अपना ईमेल आईडी भी जो है वो प्राइवेट रखें, वो ओपनली कहीं पर भी मेंशन ना करें। पासवर्ड तो आपको मेंशन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ईमेल आईडी भी आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उसको हाइड करके रखना चाहिए। दूसरी बात ये, पासवर्ड जब अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में भी, मैंने जब ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन की बात की थी तब भी मैंने आपको कहा था कि पासवर्ड जब भी आप लोग रखें हमेशा ऐसे कीवर्ड या ऐसे नंबर नहीं रखें जो आपसे जुड़े हुए हो, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है उसको इजीली गेस किया जा सकता है, इजीली उसको क्रैक किया जा सकता है। लेकिन जैसे पासवर्ड अगर आपको रखना है तो हमेशा अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स इनका यूज़ करिए, ताकि क्या हो सके आपका पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहे और उसको इजीली गेस ना किया जा सके। कभी भी ऐसे पासवर्ड मत रखिए 1 2 3 4 5 या आपका नाम रख दिया या आपका डेट ऑफ बर्थ रख दिया या आपका मोबाइल नंबर रख दिया। 80% 80 नहीं 70% मैं कह सकता हूँ, 70% जो यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारी चीज़ों के पासवर्ड इसी टाइप से रखते हैं, या तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर या 1 से लेकर 6 तक के नंबर या उनके रिवर्स ऑर्डर या मोबाइल नंबर, मोबाइल का रिवर्स नंबर या डेट ऑफ बर्थ या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस जो वो बार बार बोलते हैं। तो इस टाइप के पासवर्ड रखना आपके लिए बहुत 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 हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के पासवर्ड को इजीली क्रैक किया जा सकता है। जो हैकर होते हैं वो जनरली पहले यही इन्फॉर्मेशन पासवर्ड में डालते हैं, और जैसे ही ये पासवर्ड अगर मैंने जैसा आपको कहा 70% यूजर्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो पासवर्ड इतने इजी रख देते हैं कि इजीली उसको क्रैक किया जा सकता है, और फिर वो सोचते हैं कि हमारा सिस्टम हैक हो रहा है या हमारा डेटा लीक हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी पासवर्ड रखें थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सिक्योर होगा,
और फिर दूसरी बात है कि अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं फिर तो आपको पासवर्ड के मामले में बहुत ज़्यादा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा एक बार लीक हो जाए लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस आपका ज़्यादा क्रिएट हो सकता है अगर बैंक के पासवर्ड आपके लीक हो जाते हैं। क्लियर है? तो बैंकिंग पासवर्ड जब भी रखें उसको तो आप बिल्कुल सिक्योर वे में जाकर ही रखें, और दूसरा ये कि वो पासवर्ड इतने लेंथ के और उसमें अल्फ़ाबेट और डिजिट के इंक्लूजन होना चाहिए कि इजीली उसको कोई भी क्रैक ना कर सके। नेक्स्ट वन इज इंस्टॉल फायरवॉल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म अ प्राइवेट नेटवर्क। देखिए मैंने अभी इसके पहले भी एक बार ये बात बोली थी कि आपके सिस्टम में फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, और कुछ एडिशनल फायरवॉल हम लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा सिस्टम क्या होता है, सिक्योर हो जाता है। तो आपका जो बेसिक फायरवॉल है आपको तो उसको हमेशा ऑन रखना ही चाहिए। साथ में अगर आप लोग एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अगर आपने कोई एडिशनल फायरवॉल उसमें इंस्टॉल कर रखा है तो उसको भी ऑन रखिए। इनसे आने वाले जो पॉपअप मैसेजेस हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि इनसे होने वाली जो इरिटेशन है वो किसी हद तक बियरेबल होती है, लेकिन इनके अब्सेंस में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो बियरेबल नहीं होती। तो कोशिश करिए कि अगर आपने फायरवॉल को इंस्टॉल कर रखा है तो उसको आप हमेशा एक्टिवेट ही रहने दीजिए। इवन आपने कोई बाहर से कोई एडिशनल फायरवॉल अप्लाई कर रखा है तो उसे भी आप ऑन ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वन इज़ डिसेबल कुकीज़ टू अवॉइड मिसयूज़ ऑफ प्राइवेट डेटा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कुकीज़ आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब आप लोग तो यूज़ नहीं करते डायरेक्टली, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो जो ब्राउज़र होता है उसमें कुकीज़ इनेबल होती है। तो जैसे ही आप अपना प्राइवेट डेटा डालते हैं वो कुकीज़ आपके प्राइवेट डेटा को कैप्चर कर सेव कर रख लेती है। तो अगर आप अपना पर्सनल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तब तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कुकीज़ आपकी हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक सिस्टम पर बैठते हैं या पब्लिक सिस्टम का यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र की कुकीज़ को आप लोग या तो रिमूव कर दीजिए, और वहाँ से अगर आप रिमूव कर देते हैं तब भी वो कुकीज़ कहीं ना कहीं एज अ बैकग्राउंड जो सेव हो जाती है वो सी ड्राइव के अंदर सेव होती है। या तो आप उसकी लॉग फाइल डिलीट कर दीजिए, या कुकीज़ के कारण आने वाले जो पॉपअप मैसेज है उनको हमेशा नो करते रहिए, ताकि आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में जाकर सेव नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने जो सिस्टम है, अपनी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी पब्लिक सिस्टम पर जाने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, डिसकनेक्ट इंटरनेट व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। अब कितनी बार ऐसा होता है कि मेरा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैंने फेसबुक खोला और मैं उसको बंद किए बिना ही सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ या लिट डाउन कर देता हूँ, और वो नेट भी चालू रहता है, फेसबुक भी चालू रहता है। मैंने जीमेल ओपन किया, जीमेल को मैं कितनी बार बिना लॉग आउट किए ही लिट डाउन कर देता हूँ या सिस्टम को शट डाउन कर देता हूँ, तब भी मेरा जो जीमेल है वो एक्टिवेट रहता है। अब ये सब चीज़ें अगर पर्सनल सिस्टम पर होती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यही चीज़ें अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर करते हैं या किसी पब्लिक सिस्टम पर आप ये जीमेल ओपन कर उसको बिना लॉग आउट किए वहाँ से उठ जाते हैं, या आपका फेसबुक अकाउंट है या आपका कोई बैंकिंग अकाउंट है और आप उसको लॉग आउट किए बिना वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो ये आपकी जो आपने जो किया है ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है आपका अकाउंट हैक कर लिया जाए, हो सकता है आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाए, हो सकता है आपके अकाउंट से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर लिया जाए। तो कोशिश कीजिए कि आप जहाँ से भी अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, भले वो आपका प्राइवेट सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन आदत डालिए कि आपके अकाउंट को आप लॉग आउट करें, उसके बाद ही सिस्टम छोड़ें। लॉग आउट करने से कुछ हद तक आपका सिस्टम आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाता है और होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनसे बचा जा सकता है। Today we are going to study our last topic, social networking. So let's start. सोशल नेटवर्किंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फेवर का टॉपिक है, या मैं यूँ कहूँ कि आप इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा फेमिलियर है। अगर आप लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कहे जाते हैं तो आप लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्किंग के ऊपर होते हैं।
अभी हम लोगों ने जितने 2 चैप्टर पढ़े, जो फर्स्ट चैप्टर था हार्डवेयर कंसेप्ट और उसके बाद हमने अभी जो चल रहा है लास्ट टॉपिक है आज सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, इन 2 चैप्टर्स में आपने थोड़ा बहुत टेक्निकल टर्म्स को समझा होगा, उनको पढ़ा होगा और सुना होगा। लेकिन इन 2 चैप्टर्स के अंदर ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में यूज़ आने वाला टॉपिक है और आप लोग इसको हमेशा यूज़ करते ही रहते हैं। दिन भर में आप व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम या और भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट वाला जो टॉपिक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, ये आपके बहुत काम का है। तो अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोशल नेटवर्किंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट टू कम्युनिकेट अमंग known and unknown users, share thoughts, experiences and expertise, happiness and sorrows, and performing group communications and friendship। बहुत बड़ी सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी एप्लीकेशन है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पर हम लोग हमारे पहचान के लोगों से या कुछ ऐसे लोगों से जो कि हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं या जिनको हम लोग नहीं जानते, उनके साथ हम लोग अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को शो करते हैं, हैप्पीनेस और सौरों को शो करते हैं या ग्रुप कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे टास्क जहाँ पर किए जा सकते हैं, जिस एप्लीकेशन पे किए जा सकते हैं, वो एप्लीकेशन सोशल नेटवर्किंग में काउंट होती है। Some commonly used social networking sites are Facebook, Twitter, Netlog, Hi5 and Orkut etc। अब इसमें से आप Hi5 और Orkut इनको अलग हटा सकते हैं, इवन Netlog को भी अलग हटा सकते हैं। एक्चुअल में जब ये सिलेबस लिखा गया ना, उस समय Orkut एक सोशल नेटवर्किंग साइट हुआ करती थी और Hi5 भी उस समय चलती थी, शायद अभी भी हो। बाकी Orkut तो बंद हो चुका है, ये गूगल की एप्लीकेशन थी। और फेसबुक आने के पहले या व्हाट्सअप आने के पहले सबसे ज़्यादा जो सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ की जाती थी वो ऑर्कुट थी। शायद आप लोगों को नहीं पता हो, तब मैं कॉलेज में था और मैंने भी ऑर्कुट के ऊपर अकाउंट बनाया था। तो ऑर्कुट एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी जहाँ पे हम लोग फ़ोटो शेयर करते थे, जहाँ पे हम लोग चैटिंग करते थे या जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस को एज अ यूज़ करते थे सोशल नेटवर्किंग के लिए। लेकिन आज आपके पास इंस्टाग्राम आ चुका है और भी बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके पास अवेलेबल है, जिनका आप लोग यूज़ करते हैं अपने सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए। फेसबुक उस समय स्टार्ट हुआ था जब ऑर्कुट चल रहा था और इसलिए फेसबुक का यहाँ पे नाम है। ट्विटर भी तभी स्टार्ट हुआ था और नेटलॉग और Hi5 ऑर्कुट के पैरेलल चल रहे थे। तो नेटलॉग तो शायद बंद हो गया, Hi5 भी शायद बंद हो गया, ऑर्कुट डेफिनेटली बंद हो चुका है, क्योंकि इसका मेरे पास मैसेज आया था कि हम ये सोशल नेटवर्किंग साइट बंद कर रहे हैं, आपका अगर कुछ डेटा यहाँ से निकालना है तो आप निकाल लीजिए। तो ऑर्कुट का मुझे याद है, तो खैर अब ऑर्कुट नाम हटा दीजिए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हम लोग एज अ सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के जो फेमिलियर है, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे नाम लूँ तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पर हम हमारे थॉट्स शेयर करते हैं, सामने वाले के थॉट्स को पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, वो सभी शेयर करते हैं। तो ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर होता है। ऑल्दो वन लाइन सोशल नेटवर्किंग इज़ वेरी यूजफुल बट देर आर सर्टन रिस्क एंड डेंजर। अब जैसे मैं यहाँ पर, अगर आप लोगों ने भी काफ़ी बार ये सुना होगा कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग जो होती है वो देखा जाए तो काफ़ी यूज़फुल होती है, बहुत ही यूज़फुल होती है। लेकिन वी नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, वन इज़ डार्क एंड वन इज़ लाइट। तो जो डार्क साइड है यहाँ पे कॉइन की, या मैं यूँ कहूँ कि सोशल नेटवर्किंग की जो डार्क साइड है वो ये है कि ये बहुत रिस्की और डेंजर है। हम सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, जब तक हमें इससे प्रॉफिट मिल रहा है तब तक ये हमें अच्छी लगेगी, लेकिन जब हमें कहीं इससे लॉस होता है
तब हमें समझ में आता है कि सोशल नेटवर्किंग हमारे लिए कितना रिस्की है और डेंजर है। बिकॉज यू मे शेयर योर पर्सनल डिटेल टू द स्ट्रेंजर्स, क्योंकि यहाँ पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम हमारी पर्सनल डिटेल किसी स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर कर देते हैं। अब स्ट्रेंजर के साथ हमारी पर्सनल डिटेल शेयर की जा रही है, तो कितनी बार हम डायरेक्टली करते हैं, कितनी बार वो इनडायरेक्टली होता है। क्योंकि आप लोग अगर न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे कितने ही केसेस रोज़ पेपर में आते हैं कि आज सोशल नेटवर्किंग पे यहाँ पे दोस्ती हुई और ऐसा हो गया, या यहाँ से किसी ने फ्रॉड कर लिया, सोशल नेटवर्किंग पे अकाउंट की डिटेल निकाली और उसका मिसयूज़ किया गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल नेटवर्किंग के कारण होती हैं। कितने ही लोग, कितने ही स्टूडेंट, कितने ही जो जानकार है सोशल नेटवर्किंग के, वो अननोइंगली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्किंग पे शेयर करते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, आप लोग अपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर आप बिंदास फ़ोटो डाल देते हैं कि आप यहाँ पे घूमने जा रहे हैं या घूमने गए थे, और उस बीच अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब अगर कोई क्लोज वन है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई स्ट्रेंजर आपको फॉलो कर रहा है तो वो इजीली समझ सकता है कि कब आपके साथ क्या किया जा सकता है। मतलब जो भी आपको स्ट्रेंजर फॉलो कर रहा है, ऑब्वियस है वो आपको फॉलो इसी कारण से कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाना चाहता है, कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट निकालना चाह रहा है। तो वो इसी तरीके के, इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब आप कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे और वो उसे क्या बेनिफिट ले पाएगा। कितनी जगह ऐसा होता है कि फ़ोटो को मॉर्फिंग की जाती है। अब फ़ोटो या जो पिक आप अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डालते हैं, आप भले प्रोफाइल पिक लॉक कर देते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जितनी भी होती हैं, इंस्टाग्राम साइट्स जितनी भी होती हैं, वो सभी सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि फ़ोटो निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर मैंने किसी के फेसबुक पे क्लिक किया है, उसकी प्रोफाइल को मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसने भले अपना प्रोफाइल को लॉक कर रखा है, लेकिन उसके फ़ोटो वहाँ से निकालने के बहुत तरीके होते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट कितने भी सिक्योरिटी फीचर लगा लें, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल मिल ही जाते हैं, और जो हैकर्स होते हैं वो इन्हीं लूप होल्स की तलाश में रहते हैं। तो उनको इजीली ये लूप होल मिल भी जाते हैं और वो इजीली जिसकी इन्फॉर्मेशन गेन करना है वो कर भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपके बारे में कोई कुछ नेगेटिविटी फैलाना चाहता है, तो वो डेफिनेटली आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी फॉलो कर रहा होगा और वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद आपको किसी ना किसी तरीके से लॉस पहुँचा सकता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सम कॉमन थ्रेड्स पर्टेनिंग ऑन दिस वेबसाइट्स आर, नीचे कुछ पॉइंट ऐसे लिखे गए हैं जो कॉमन थ्रेड्स है, जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और अगर आप लोग न्यूज़ के टच में हैं, आपको इधर उधर की न्यूज़ मिलती रहती है, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम अभी नीचे पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ अननोन यूजर्स कैन मिसयूज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी कंपनी को सेल आउट कर सकती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे अभी फेसबुक का शायद आपने अभी केस पढ़ा हो, अभी इसके ऊपर अमेरिका में केस फाइल किया गया था क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप था कि उसने यूज़र्स की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी कंपनीज के साथ शेयर की। अब इसमें फेसबुक का क्या फ़ायदा है? तो फेसबुक का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब किसी कंपनी के साथ शेयर की जाती है तो आपको आपके जो जीमेल आईडी है या आपका जो फ़ोन नंबर है या आपका जो एड्रेस है, उस पर आपको अलग अलग तरीके के ऐड आने चालू हो जाते हैं। और कंपनियां आपके मोबाइल नंबर और आपकी जीमेल आईडी को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करती रहती है ताकि वो आपको अपने ऐड दिखा सकें। तो इस प्रकार से पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और इसके बदले में एक लमसम अमाउंट दूसरी कंपनी को मिलता है जो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। तो फेसबुक के ऊपर भी ऐसे ही कुछ आरोप लगा था, और आपने कभी नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद अब आप आगे नोटिस करेंगे
फेसबुक पे आप लोग जो चीज़ें सर्च करते हैं, इवन जो गूगल पे आप लोग सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च की जाने वाली जो चीज़ें हैं उसके ऐड आपको फेसबुक पे मिलने लगेंगे, आपके इंस्टाग्राम पे मिलने लगेंगे, या आप लोग जो वेबसाइट चलाते हैं उन पे आपको उसके ऐड दिखाई देने लगेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने भी हम लोग जब भी इंटरनेट की दुनिया में दाखिल होते हैं, तो आप लोग कहीं किसी एक पोर्टल पर अगर कुछ डेटा शेयर कर रहे हैं या कुछ डेटा आप सर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उनको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप क्या डेटा सर्च कर रहे हैं। तो वैसा ही डेटा की जो ऐड होते हैं वो आपको फेसबुक पर या आपकी दूसरी वेबसाइट्स या जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहाँ पर आपको सेम प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या मिलने लगेंगे, ऐड मिलने लगेंगे। तो ये एक बड़ा सा इरिटेशन हमारे लिए होता है, क्योंकि आप जैसे यूट्यूब चला रहे हैं तो यूट्यूब में जनरली बार बार बीच में ऐड आते हैं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बार बार सर्चिंग कर रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको प्रोडक्ट उसी टाइप के प्रोडक्ट के ऐड भी बार बार मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है। हम कितनी बार सोचते हैं कि हमने हमारे मोबाइल का लोकेशन ऑफ कर दिया है, तो लोकेशन ऑफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सर्च नहीं कर सकता। गूगल आपको पूरे टाइम नोटिस करता है कि आप कौन सी लोकेशन पर है या आप कहाँ पर है। आपके मोबाइल के ऑफ होने पर भी आपकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। आपकी इन्फॉर्मेशन हर उस कंपनी के पास होती है जिस पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं। तो अगर आप एक बार इंटरनेट की दुनिया में आए हैं, आपने किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको सौंप रहे हैं। तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ किया जा सकता है अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया जो कि ट्रस्टेबल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ अब्यूजिव एंड अनवांटेड कंटेंट, कितनी वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे अब्यूजिव और अनवांटेड कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ कर रख देगा। क्योंकि ऐसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है या अनवांटेड कंटेंट का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे वायरस होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसी कारण से ये आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ कर रख सकता है। अगर आपका सिस्टम में क्रूशियल डेटा है तो वो करप्ट भी हो सकता है। फेक आइडेंटिटी ऑफ समवन नोन टू यू एंड समवन फेमस, कितनी बार आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि फेक आईडी लोग बना लेते हैं और उससे वो दूसरों के साथ चैटिंग करते हैं। ये तो बड़ी बेकार सी बात होती है कि कोई दूसरे के नाम के आईडी बनाकर किसी तीसरे पर्सन से बात कर रहा है। कितने लोग होते हैं जो वेल फेमस सेलिब्रिटी की आईडी जनरेट कर लेते हैं और उस आईडी से कुछ भी मैसेज समाज में या सोसाइटी में रिलीज़ कर देते हैं, और फिर सोसाइटी के लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते या कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, वो क्या करते हैं, उन मैसेज को पढ़ के सोचते हैं कि फला सेलिब्रिटी ने ऐसा बोल दिया, जबकि ऐसा नहीं है। सेलिब्रिटी का जो एक्चुअल अकाउंट होता है वो कुछ और ही होता है, लेकिन कुछ लोग फेक आईडी से या कुछ फेक नाम का करेक्शन या छोटा सा स्पेलिंग अलग कर फेक आईडी बना लेते हैं और उससे ऐसे ऐसे मैसेज सोसाइटी में फैला देते हैं जिससे माहौल ख़राब हो जाता है। हैकिंग एंड मिसयूज़ ऑफ योर अकाउंट, इससे हैकिंग और मिसयूज़ किया जा सकता है आपके अकाउंट का। क्योंकि अगर आपने फेसबुक की आईडी, अगर जैसे मान लेते हैं फेसबुक की आईडी की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर वो आईडी और पासवर्ड किसी और को मिल गए तो वो आपके सिस्टम में कभी भी इंटर हो सकता है, और अगर वो आपके सिस्टम में इंटर हुआ तो आपके सिस्टम में और भी जो क्रूशियल डेटा होगा उसका मिसयूज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है आप उसी सिस्टम से अपने बैंकिंग अकाउंट को भी ऑपरेट करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके जो बैंक के अकाउंट की डिटेल है वो भी सामने वाले तक पहुंच जाएगी। क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हम लोग जब नेट पे होते हैं, सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हमें देखने को मिलती है। यू शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग ऑन दिस साइट्स, आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस ऐसे होते हैं जो लेना चाहिए जब भी आप इन वेबसाइट्स के ऊपर काम करें। जैसे फर्स्ट वन इज़ डू नॉट डिस्क्लोज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू स्ट्रेंजर्स, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। मैं जब MCA कर रहा था और जब मैं कंपनी में था और उसके बाद मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, तो मैंने काफ़ी जगह ऐसी चीज़ें नोटिस की, काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे पास आती थी कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई हमारे अकाउंट के साथ, या एक या दो केसेस ऐसे थे जिसमें गर्ल्स इन्वॉल्व थी
और उनके साथ कुछ उनके अकाउंट का मिसयूज़ किया गया था। तो ऐसे केसेस आते हैं। उस समय जब मैं कंपनी में था तब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व भी की थी। तो ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ मत करिए, सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करिए, लेकिन अच्छे से करिए और प्रॉपर तरीके से करिए ताकि कोई आपके इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना कर पाए। तो नीचे कुछ जो पॉइंट दिए हुए हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी को आपको फॉलो भी करना चाहिए। डू नॉट अप्रूव फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ऑफ अननोन यूजर्स एंड अवॉइड टू ज्वाइन ग्रुप हैविंग अब्यूजिव एंड अनवांटेड कंटेंट। अब कितने ही स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमारी फ्रेंड लिस्ट में जितने ज़्यादा फ्रेंड होंगे हमारी उतनी वैल्यू बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो कहीं पर भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर मिलती है तो पहले कंफर्म करें कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी वैलिड सोर्स से या किसी आपके जान पहचान वाले की तरफ से आई हो, क्योंकि अननोइंगली किसी को भी अननेसेसरी किसी को भी ऐड कर लेना अपने अकाउंट में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और एक बार अगर किसी ने आपके अकाउंट को ऑपरेट करना चालू कर दिया तो फिर आप उस चाहकर भी उस अकाउंट को कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसका मिसयूज़ चलता रहेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था कि मेरे पास ऐसे 1-2 केस आए थे तो वो केस काफ़ी लंबे भी चले थे और बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई थी और वो गर्ल्स से जुड़े हुए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्राइसिस हो सकता है वहाँ पे। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करना है लेकिन सेफ तरीके से। ब्लॉक unethical users and fake identities and immediately report about the same to the service provider। अब अगर आपको किसी अनइथिकल यूज़र या कोई फेक आइडेंटिटीज़ की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट आती है, कुछ मैसेज आते हैं और आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बंदा सही नहीं है या ये आईडी सही नहीं है या ये फेक आईडी है या अनइथिकल यूज़र है, तो उसको तुरंत ब्लॉक करिए या उसकी रिपोर्ट करिए। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं पता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये आपको हमेशा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट आपके सेटिंग में मिल जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से अननोन बार बार मैसेज आ रहे हैं, कुछ थ्रेट्स दी जा रही है, आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, वल्गर लैंग्वेज यूज़ की जा रही है या आपको कुछ भी इधर उधर के पिक भेजे जा रहे हैं, तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उस आईडी के साथ। आपको जैसे फेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें तो उसमें रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है। आप रिपोर्ट कर दीजिए फेसबुक को या व्हाट्सएप में और वो आईडी का नाम और उसका कंटेंट एक बार आप रिपोर्ट कर देंगे तो वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन आप में से काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब अगर सामने वाला क्योंकि फेसबुक आप जो भी मैसेज भेजते हैं या जो भी मैसेज रिसीव करते हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड फेसबुक के पास और व्हाट्सएप के पास होता है। तो अगर आपकी जो शिकायत है, आपका जो कंप्लेंट है, अगर वो सही है तो डेफिनेटली उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और उस आईडी को ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये करने के लिए पहले कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप आपको लेना होगी। तो सोशल नेटवर्किंग के शिकार बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो डर के सोशल नेटवर्किंग छोड़ देते हैं। कुछ लोग जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसी में सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते रहते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। आप लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सीखना है बस आपको, और उसको यूज़ करना है। आपको कभी ये नहीं कहा जाएगा कि सोशल नेटवर्किंग यूज़ मत करिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, सोशल एनिमल हम भी कहलाते हैं। तो ऑब्वियस है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी यूज़ करेंगे और इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। हम कितनी कोशिश कर ले, हम लोग सोचे हम व्हाट्सअप नहीं चलाए, फेसबुक नहीं चलाए या दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं चलाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनकी ज़रूरत पड़ ही जाती है और हमें इनको ऑपरेट करना ही होता है। तो इनको ऑपरेट करने का मीनिंग ये नहीं होता कि हम लोग इसको बिल्कुल धड़ल्ले से चलाएं और कैसे भी इसका यूज़ करें और लोगों को भी इसमें इंटरफेयर करने दें। नहीं, ये हमारा सोशल नेटवर्किंग है, ये हमारा राइट है, हम इसको चलाएंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है और इसके बाद आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद भी कोई इशू होता है तो मैंने आपको बताया कि आप लोग फेसबुक पे
और व्हाट्सएप पे या जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट आप यूज़ कर रहे हैं उस पर रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, उस रिपोर्ट का ऑप्शन पर यूज़ करिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुरंत आपके जो सीनियर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करिए, उनसे सहायता मांगिए। कभी भी इन प्रॉब्लम को बढ़ने का मौका मत दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ती जाएगी, फिर इसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वैसे ही अगर आप इस पर एक्शन ले लें, आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बड़े किसी जो भी आपके रिलेटिव है, आपके पेरेंट्स है, आपके टीचर है, आपके फ्रेंड है, आपका जो भी अच्छा जान पहचान वाला हो जो आपकी हेल्प कर सकता हो उसकी हेल्प लीजिए। लेकिन इन प्रॉब्लम में पढ़ने की बजाय कि मैं खुद इसको सॉल्व कर लूँगा, उस चक्कर में कभी मत पड़िए। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और होपफुली आपको समझ में आया होगा। और आज आखिरी का जो सोशल नेटवर्किंग था, मैंने इसमें कुछ सोशल बातें भी आप लोगों के लिए कही कि इन प्रॉब्लम से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो होपफुली आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। और अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा वर्किंग विद IDE। तो अपन उस चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे जिसमें होता क्या है, करना क्या है। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।